तो एक केस है, एक वर्टिगो का केस है। और पहले मैं पेशेंट का वर्जन सुनाऊंगा, उसके बाद जो मैंने हिस्ट्री ली थी वो पढ़ाऊंगा, फिर आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग रिपोर्ट वीडियो सॉरी ऑडियो सुनाऊंगा। उसके बाद तुम लोग पहले बोलोगे कि इसमें तुमने क्या पाया। एक मैं ऑडियो सुना रहा हूँ, कुछ सुन। हिम्मत नहीं हो रही थी सर वहाँ जाने की। आपको क्या महसूस? लेकिन उस दिन तो सर पूरा शरीर मेरा हिमना गया था जिस समय मैंने इनको ये सुना कि मेरा लिक्विड डिस्चार्ज होने लगा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। किसका? मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई है लगभग 4-5 महीना पहले, और जो इसको लाया है वो मेरा पेशेंट है। इसमें ये बताया गया कि इसको वर्टिगो हो रहा है लगभग 3-4 महीनों से लगभग। और जो बंदा लाया वो कहता है कि हाँ हाँ अभी जल्दी में ये फादर बने हैं, इनको जोड़ा बच्चे हुए हैं इनके यहाँ, तो चक्कर तो आएगा ही, उसने मजाक में बोला। और ये मुझे बता रहा है कि जब इसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी वहां से ये कहानी शुरू कर रहा है। अब इसको सुनो। लेकिन उस दिन तो सर पूरा शरीर मेरा हिमना गया था जिस समय मैंने इनको ये सुना कि मेरा लिक्विड डिस्चार्ज होने लगा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कब की बात है? सर ये वही जनवरी नाइट में। सबसे पहले क्या हुआ? सर ये 3 बजे उठी और ये वॉशरूम गई, और वॉशरूम के बाद ये जैसे ही आई तो इन्होंने मम्मी को चिल्लाया अपनी। मैं उठ गया, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलती लिक्विड डिस्चार्ज हुआ। तो सर उसी समय से घबराहट स्टार्ट हुई अंदर। और उसके बाद सर मैं मतलब जिस रूम में ये थी मैंने उनकी मम्मी को भेजा, मैंने कहा देखिए क्या दिक्कत है। तो मैं सर दूसरे रूम में था और इनकी मम्मी बोल रही कि आप यहाँ आ जाइए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सर वहाँ जाने की। आपको क्या महसूस हो रहा था? सर वो घबराहट हो रही थी अंदर। फिर उसके बाद सर मैं 5 मिनट के लिए मंदिर गया, मंदिर वहीं छोटा सा बना हुआ है मेरा, मैं वहाँ बैठा, बट वो पूरे शरीर में सेंसेशन था बहुत तेज। कैसा? फिर ऐसा लग रहा था जैसे एकदम ठंड सी वो लग रही है। हाँ। और उसके बाद सर वो 5 मिनट बाद वो रीबैक हो गया, मतलब रीबैक हुआ, मैंने अपने आप को वो किया मोटिवेट थोड़ा सा। हाँ, और मैं उठा, फिर सर लेके उनको गए और फिर वो रास्ते पर चिल्लाती गई, तो वो तो चल ही रहा था। उसके बाद सर वो जैसे ही अंदर गई तो मैम ने बोला कि ओटी रेडी रखिए। हाँ। और अंदर भी जहाँ वो लोग चेक कर रहे थे तो मेरे फादर इन लॉ थे और उनकी मम्मी थी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की सर। क्यों? सर पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था। कोई आवाज़ आ रही थी अंदर से? ये चिल्ला रही थी। ठीक है। हाँ। और उसके बाद फिर वो जब ओटी से पहले उन्होंने चेक करने के लिए वो नर्स आई और उन्होंने जब ओवरी वगैरह जो भी चेक करते हैं तो ये बहुत चिल्लाई सर, मुझे फिर कान वो करना पड़ा, मुझे इतना तकलीफ हुआ। आपको कान बंद करने पड़े। और वहीं रात में ही कोई इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी लोग बहुत चिल्लाते या कोई ख़त्म हो गया हो जो भी हो हॉस्पिटल में? हाँ, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसका प्रभाव पड़ा? चलिए, तो आपकी पत्नी थी? हाँ, नहीं उसका भी सर पड़ रहा था, मतलब वो सुना नहीं जा रहा था, मुझसे ये दिक्कत थी ऐसा था। आपने अभी बोला जैसे इस सारी चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई हाँ कि आपने बोला कि अगर किसी को स्किन पर वो लग जाए कट, हाँ सर। उससे क्या होता है? सर मतलब मैं मुझे लगता है मैं ट्रीट नहीं कर पाऊँगा ये चीज़, मतलब जैसे ब्लडिंग होने लगती है, चीज़ें होने लगती है। उसमें बैंडेज लगाना है, अब वो आप ये करना है, समझिए, नहीं कर पाएंगे। कभी मुझे फुंसी होती है सर तो मैडम तुरंत वो उसको साफ कर देती है, उनको होती है तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो बार बार निकलेगा कि दर्द तो नहीं हो रहा है यार, दर्द तो नहीं हो रहा है। वाइफ को। हाँ ठीक है सर। और ये जो डिलीवरी हुई है हाँ। उसके कितने दिन बाद से आपको चक्कर आने शुरू हुए? सर ये उस समय भी एक कांस्टेंट हल्का सा रहता था, खिंचाव सा। हाँ, हल्का हल्का बना रहता था, बट सर ये जो इसका जो ट्रिगर हुआ वो होली था। और आपके चक्कर कैसे रहते हैं? सर चक्कर वैसे नहीं आते कि मैं गिर जाऊंगा, मैं चलता रहता हूँ, सर के साथ भी मैं चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वैसा नहीं होता। लेकिन सर वो एक लगता है कि जैसे हल्का हल्का बहुत स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है। मतलब आप अपना बैलेंस बना सकते हैं मगर चलता हाँ, है। हाँ। और ये किस वक्त चक्कर आपको ज़्यादा आता है? सर ये अभी 3-4 दिन से तो सर ये 2 बजे का टाइम रहता है, 12 से 2 के आसपास मैं लंच करता हूँ दोपहर में? और जैसे मैं शाम को जाता हूँ थोड़ी सी ठंडक आती है, घर पहुँचता हूँ, एसी में पहुँचता है तो वो तो थोड़ा सा डाउन, हल्का सा डाउन हो गया है। होली के आसपास तो गर्मी नहीं थी? सर उस दिन उसका जो रीज़न मुझे समझ में आया सर, उस दिन रात भर मैं सोया नहीं था बहुत सही तरीके से, मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोया था। और उसके बाद हम मार्केट गए और वहीं
एक 10 सेकंड का सर वो मूवमेंट था जिसमें मुझे बैठना पड़ा। बैठा, थोड़ा सा खुद को रिवाइव किया, फिर सर मैं चक्कर आपका किस टाइम ज़्यादा बढ़ता है, किन सिचुएशंस में बढ़ता है? सर मैं जैसे बैठा हूँ और मैं अकेले बैठा हूँ तो बढ़ जाएगा। अकेले बैठने पे क्या होता है? सर वो थॉट प्रोसेस वही होने लगता है क्या? कि जैसे मतलब खिंचाव स्टार्ट हुआ कि यार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो वो सर ट्रिक करने लगता है और कंसंट्रेशन सर बनाता हूँ तो होने लगता है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे? सर जैसे किसी चीज़ को काफ़ी देर तक मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल? सर कोई भी चीज़ अगर मैं जैसे इस दीवार को भी देख रहा हूँ तो थोड़ी देर में वो लगने लगता है। कुछ पढ़ें तो? सर पढ़ने का तो मतलब ऐसे हम लोग करते ही हैं काम। हाँ, उस टाइम पे ऐसा बहुत नहीं रहता है। पढ़ाते हैं तो? सर पढ़ाते समय जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जब तक हल्का सा अगर स्टार्ट हुआ तो फिर उस पर दिमाग गया, एक दो बार ऐसा हुआ है, पर मैंने सर खुद को वहाँ संभाल लिया। जी, ठीक है। आप खाली बैठते हैं तो आप अभी बोल रहे हैं ना कि जैसे हाँ। मैं बैठता हूँ तो आपको चक्कर जा रहा, आपने यही बोला है? हाँ मोस्टली उस टाइम क्या कुछ कोई टेंशन होता है, कुछ सोच रहे होते हैं? हाँ सर, सोच मतलब थॉट प्रोसेस ही चलता है सर, कुछ किस ना कुछ। किस प्रकार के? कुछ घर का चल रहा है या मोस्टली घर का ही रहता है और वैसा नहीं रहता है। और उन स्थितियों में चक्कर होता है? हाँ सर, जैसे आप बैठे हैं तो सर वो होने लगता है, या फिर मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस समय ना भी हो रहा हो और आप सोचें, हाँ तो होना लगता है। ये चीज़ कितना फ्रीक्वेंट है कि उसके विषय में सोचें तो? तो सर ये हो जाता है, मुझे लगता है यही मतलब ज़्यादा ट्रिक करता है मुझे ऐसा। बाकी सर मैं चलता हूँ तो होता है, बट वो इम्बैलेंस इतना नहीं होता है कि जैसे मैं वो संभालना मुश्किल है। उस दिन सर एक ही बार हुआ है वो, वन टाइम होली के दिन, और उस दिन मैं रात में नहीं सोया था तो वो 10 से 15 सेकंड का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था जिसमें मेरा सर ऐसा हुआ कि मुझे बैठ। ठीक, ये था। अब जिन लोगों ने सुना हो उसमें कुछ कहना चाहते हो? बस पेशेंट सेंसिटिव है, फियरफुल है। ब्लड से जैसे फोड़े फुंसी का बताया, या फिर अगर कुछ होने वाला है तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत ज्यादा है मैक्सिमम लेवल पे। उसके बाद जो दो चीजें पेकुलियर हैं वो कंसंट्रेशन, एट द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वर्टाइगो उस टाइम पे आ रहा है, और दूसरी चीज जब थिंक कर रहा है, और तीसरी अलोन एग्रावेशन, सॉलिट्यूड एग्रावेशन। हाँ, हाँ, मोस्ट इम्प्रेशनेबल है और थिंकिंग ऑफ कंप्लेन एग्रावेट्स माइंड में थॉट परसिस्टेंट एंड कंपाउंडिंग ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। कंपाउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया का क्या मतलब है? बॉस जैसे उसने कहा ना कि अकेले बैठा रहता हूँ तो फिर चीजें सोचता रहता है, और जो नहीं है वो चीजें भी, तो वो उसके आइडियाज जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उसके प्रेजेंट के, तो इसीलिए कंपाउंडिंग ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। और कोई बोलेगा? थिंकिंग ऑफ कंप्लेन एग्रावेट्स माइंड थॉट परसिस्टेंट एंड इम्प्रेशनेबल और सेंसिटिव। हाँ, ठीक है। किसी और ने कुछ कहना है? और nobody is interested? एक बार सेंसिटिव टू नॉइस ले सकते हैं, ओवर सेंसिटिव टू नॉइस ले सकते हैं। कैसे? मतलब उसने ये भी बताया कि अगर बगल वाला भी चिल्ला रहा है तो उससे भी इसको दिक्कत हो रही है। वाइफ की कंप्लेन से तो एक पेन जनरेट होना चाहिए, लेकिन अदर के भी मतलब उस तरीके से डेथ के बाद, जो उसने कंप्लेन की डेथ के बाद अगर वो रोई तो भी दिक्कत, आवाज से वो दिक्कत हो रही थी। उसमें ये सीन था कि वाइफ को लेके गया डिलीवरी के लिए, तो वहां पर जो वार्ड होता है उसमें और भी पेशेंट्स हैं जो डिलीवरी के लिए आए। तो जैसे बैग रप्चर हुआ तो उन पेशेंट्स को जब एंटरटेन करने चलते हैं तो किसी को लेबर पेन हो रहा है, किसी को लेबर पेन नहीं हो रहा है, केवल बैग रप्चर हुआ है, तो वो एग्जामिन करते हैं ऑस को।
तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो कई बार लेडीज उसमें चीखती हैं, और किसी को लेबर पेन हो रहा है तो डोर के पास जाने पे वो आवाज़ आती है, या कई बार आती है, वो फिर मैनेज करते हैं, तो उन आवाज़ों से उसको दिक्कत हो रही है। अदरवाइज इन जनरल उसको आवाज़ों से दिक्कत नहीं है। ये मतलब मैं वो बोल रहा हूँ जो इस ऑडियो में नहीं भी था, तो उस पार्ट को क्लियर कर रहा हूँ। बॉस, इसमें माइंड हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, ये ले सकते हैं? सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अभी मैं तुम्हें हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पर्पज इस केस को सुनाने का ये है, क्योंकि बहुत कोई मैंने तीर नहीं मारा है, मतलब वर्टिगो बहुत नॉमिनल चीज़ है, अगर कोई ऐसा नहीं हो। पर इसको बताने का पर्पज क्या है, ये अभी तुम्हारी समझ में आएगा। और कुछ किसी ने कहना है? और भी लोग हैं? बॉस ये ले सकते हैं, माइंड सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस टू ऑल। हाँ ठीक, बिल्कुल। एक्सटर्नल इम्प्रेशंस टू ऑल, ठीक है। और कोई? बहुत लोग नहीं, हालांकि आज फिर भी उसका वो केस जो मैंने किया था, उसका मैंने एक फोटोग्राफ खींच लिया था, जस्ट कि वो एज सच, हालांकि लिखते वक्त मेरा दिमाग एनालिसिस के बाद जो एक्सट्रैक्ट होता है, मैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उतना लंबा लिखेंगे तो दिमाग लिखने में लग जाएगा और हम सोच नहीं पाएंगे। पर फिर भी, और पेशेंट कई बार बहुत सारी चीज़ें एक साथ वॉमिट कर रहा होता है आपके सामने, तो लिखने में आधा दिमाग खत्म हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं उसको लिखूँ। ये 32 ईयर्स का बंदा है, यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है। इसमें आगे क्या है, 3-4 महीने से पढ़, अगर मेरी राइटिंग ना पढ़ लेना है तो मैं उस पर चला दे रहा हूँ। वर्टिगो है 3-4 महीने से। इसने ये बोला कि जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ, खाली बैठा हूँ, इसने क्या बोला, सुबह निकलने से पहले और वापस आने के बाद मुझे चक्कर ज्यादा आते हैं। यानी ही हिमसेल्फ एडमिटेड कि मैं खाली हूँ और सोच रहा हूँ कि चक्कर कितना आ रहा है, तो मुझे ज्यादा आ रहा है। जो उसने कहा और मैंने वही लिखा। या आप में से सभी लोगों ने ये लाइन बोली कि थिंकिंग ऑफ वर्टिगो या कंप्लेंट्स एग्रावेट। हालांकि अगर मैं इसका दूसरा वर्जन दूं, तो बहुत बार क्या होता है, क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं और उनसे जब आप पूछो कि 3 चीजें उन्होंने बोली थी, जॉइंट पेन बोला था और नोजिया बोला था, फॉर एग्जांपल एज्यूम करो, और उन्होंने खुजली बोली थी, तो आएंगे, तो फॉलोअप में मान लो 1 महीने बाद आए, तो बोले जॉइंट पेन पहले से कम है और और स्टमक इश्यूज भी बेटर है, ये ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, खत्म, फॉलोअप खत्म। अब आप अगर पूछते हो कि अच्छा वो इचिंग बताई थी वो कैसी है, वो हाँ होती है, कई बार पेशेंट ऐसे बोलता है। ये थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट एग्रावेट नहीं है। ये हो सकता है पेशेंट क्रिटिकल नेचर का हो, या जितनी फीस दे रहा है उसमें मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता हो, तो भी ऐसा कर सकता है। तो ये वो चीज़ नहीं है। इसमें लोग कह सकते हैं थोड़ा सा अधिक निकालने के चक्कर में ऐसा बोलते हैं, उसको कभी कंसिडर मत कीजिएगा। वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। ये तो उसने क्लियर कट वर्जन दे रहा है कि मोर एग्रेविव, ठीक है। कहना है Just a minute. इसका कहना है कि खिंचाव सा लगता है, उसका कहना था कि यहाँ पे मुझे खिंचाव सा लगता है जो शिफ्ट होता रहता है। हालांकि इसने कभी यहाँ कहा, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो आई जस्ट थॉट कि सेंसेशन है जो वॉन्डर करती है, इसको बैक ऑफ माइंड कर लिया, इसको रिपर्टराइजेशन में नहीं ढूंढा, जनरलाइज करके रख दिया। बेटर व्हेन रीचेस होम विद फैमिली नॉट अलोन, ठीक है। और इसमें और क्या चीज सोलू तो अच्छा है। हाँ, एक वर्जन इसका था कि आई एम अ टीचर, और जब मुझे चक्कर आता है तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो जब मेरे चक्कर आते हैं तो क्लास में मैं अपना मैक्सिमम नहीं दे पाता हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है। व्हेन अनएबल टू डू सो ड्यू टू वर्टिगो आई फील बैड, ठीक है। इसमें और कुछ ऐसा नहीं था। लव्स टू रिमेन अलोन, और पूरे दिन में कुछ घंटे अकेले रहना पसंद है। पार्टीज नहीं पसंद है, नॉट मच। अगर इसके साथ ही लोग ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये उनको नहीं करता है। और
हुक्का पी रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो बोलता है मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और जाऊँगा तो मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगेगा, सो बेटर अवॉइड। सो आई मोस्टली आई अवॉइड पार्टीज़ एंड सच थिंग्स। ये इसका वर्ज़न था। दूसरा ये वर्ज़न था। तो थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। ये वही है जो मैंने लिखा है, ट्विन चाइल्ड जनवरी में हुए हैं। ये वही वर्ज़न है जो मैंने पूरे का पूरा आपको भी सुनाया है। उसका कहना है कि मेरे सामने इतने लोग खत्म हुए पर मैंने कभी भी डेड बॉडी जाके नहीं देखी। हॉस्पिटल जाना बहुत मुश्किल था, वही वाइफ वाला फंडा जो उसने बताया, वही चीज़ है। ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इज इट ओके? अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये फियरफुल है, ठीक है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इसमें एंटिसिपेटरी एंजाइटी है। एक और वर्जन आया कि इम्प्रेशनेबल है। एक और वर्जन आया हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट प्रोफाउंडली है। और एक और वर्जन आया सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशंस। इतने इतने अलग अलग लोगों ने रूब्रिक्स बोले। कैन यू सी समथिंग इन बिटवीन जो इस पूरी भावना को एक साथ कर दे? और मुझे फियरफुल भी कहा गया, फियरफुल वर्ड भी बोला गया। देखो फियर, अब मैं इसको कुछ किसी को बोलना है या मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूं? नहीं बोलना। देखो इस चीज को देखने में एक बहुत मजेदार पार्ट जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। इसका जो फियरफुलनेस है वो किस चीज को लेकर है? तो कुछ कहना चाहेगा किस चीज को लेकर के? मोस्ट हेल्थ। हेल्थ? एवरीबॉडी एग्री? जो चीजें वो सुई है वो दोबारा फिट ना हो जाए। दोबारा फिर ना हो जाए, उसने ऐसा कहा? नहीं बॉस, जैसे डेड बॉडी वाला एक वो देखा, मतलब आप अभी जो बताया कि क्या बोला? डेथ कई सारी देखी लेकिन अभी तक फ्यूनरल में कोई नहीं गया है। डेड बॉडी भी नहीं देखी, सुनी है पर वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। देखो इसमें एक बहुत मजेदार चीज है और मैं नेक्स्ट रेमेडी जो पढ़ाऊंगा ना उसमें भी ये चीज आएगी। एक है जनरल टेंडेंसी और उसके साथ आता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो इसमें तुम फियर का एलिमेंट साफ देख सकते हो। इसमें तुम ये देख सकते हो कि मैक्सिमम फियर वो है जहां इंसान के शरीर को कोई नुकसान पहुंच रहा है, कोई पेन हो रहा है, मर जा रहा है। यहां तक बात सही है? मैं रूब्रिक में ना जाऊं ना, मैं इसको भाषा में मोस्ट बैलेंस वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूं हर वो चीज, तो इसको हम कैसे ले रहे हैं? हम कह रहे हैं इम्प्रेशनेबल है। पर इम्प्रेशनेबल वो है जो सारे इंप्रेशन है, क्योंकि जनरल रूब्रिक इंप्रेशंस मतलब हमने शाहरुख खान की हेयर स्टाइल देखी तो हम वैसे हो गए। हमें उसका डांस सीखना है, हमको उसका ये सीखना है, उसका वो सीखना है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं। ये इम्प्रेशनेबलनेस स्पेसिफिकली फॉर पेन है। एम आई राइट? फॉर पेन है। पेन ऑफ, पेन ऑफ वाई, किसी को चोट लगी है तो वो किसी की डेथ हुई है तो वो, तो अगर कोई व्यक्ति सेंसिटिव तो है और पर फॉर पेन ऑफ अदर्स तो उसको क्या कहेंगे? हालांकि ये रूब्रिक भी है, सेंसिटिव टू पेन ऑफ अदर्स। एक शब्द है सिंपैथेटिक। सॉरी मैं बोल चुका हूँ। बताओ बेटा क्या कह रहे थे? जी वो सिंपैथेटिक या फिर बेनोवलेंस, एम्पैथी, यही सब। बेनिवोलेंस वो है जब हम अपनी आवश्यकता की मूलभूत चीजें भी छोड़ दें किसी की मदद के लिए, वो बेनिवोलेंस है। और सिंपैथेटिक वो है कि हम जैसे कोई आदमी जमीन पर पड़ा है, भीख मांग रहा है, उसको देखें तो दया आती है। किसी को इतनी दया आए कि उसको लगे कि वो आत्मविह्वल हो गया, बिल्कुल उसमें वैसी फीलिंग आने लगी। दैट इज सिंपैथेटिक। ग्रेड है।
अब ये अपनी वाई, और इस सिंपैथेटिकनेस में एक एडिशनल एलिमेंट है फियर का। वर्जन वही है, मगर आप ठीक है, दो चीजें होनी चाहिए ना इस रेमेडी में, जो सिंपैथेटिक हो विद फियर। आउट ऑफ फियर एंड सिंपैथी ही अवॉइड्स एनीबॉडीज पेन। ठीक है, तो फियर शब्द है, एंटीसिपेटरी इसलिए नहीं कि हो ना जाए, ऐसी कोई भावना नहीं कि हो ना जाए, जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। चोट लग गई है, नहीं देख पाते। लेबर पेन हो रहा है, नहीं देख पाते। वो मर गया है, नहीं देख पाते। ये नहीं कह रहा कि मुझे मर जाने का डर है, ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये प्रेजेंट है, तो इट इज नॉट एंटीसिपेटरी। ठीक, सेंसिटिव एंड फियरफुल, एग्जैक्टली ट्रू, मगर इसको जनरलाइज करो, कट ना देख पाए, कई जगहों पे अलग अलग आ रहा है ना, तो इसको जनरलाइज करो तो सिंपैथेटिक है। अगर इसको पर्टिकुलर रूब्रिक लो तो यस, आपको बहुत सी चीजें इसमें मैच करेंगे। इसलिए हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट, सैड स्टोरीज अफेक्ट प्रोफाउंडली, ये रूब्रिक बहुत क्लोज है इसके। आपको हर बार जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना पेशेंट में है, वो जरूरी नहीं है कि वैसे का वैसा रिपोर्टरी में मिले। जैसे मैंने अभी बोला कि इवनिंग या स्वीट एग्रावेट जनरलाइज कर दो, जब तुम्हें एक ही फिनोमिना अलग अलग जगह पे मिल रहा है, 4 जगह पे, तो उन चारों को स्पेसिफिक ट्रांसलेशन की जगह उसको जनरलाइज कर दो। हाँ, वो सिर्फ एक जगह मिल रहा है और बहुत स्ट्रांग है, तो उसको वैसे का वैसा लो। हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, और दोनों की रेमेडीज भी लगभग लगभग एक जैसी है। बड़ा रूब्रिक सिंपैथेटिक है, बस इतनी सी बात। इसमें एक रूब्रिक सिंपैथेटिक बनेगा, दूसरा रूब्रिक क्या बनेगा, क्या बनेगा, थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स एग्रावेट। जो मेरी बात से सहमत ना हो वो बोले। और तीसरा है मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट। मैंने हॉरिबल भी लगा दिया, इसको हटा सकते हैं, देखो मैंने लगा भी दिया। अब इतना लगाने के बाद अब डिस्पोजिशन पे आओ। ये वो चीजें जिन्हें आप रूल आउट नहीं कर सकते। डिस्पोजिशन पे अब आओ तो चक्कर आने पे कुछ लोग कहते हैं घर चलो, आराम करना है, छुट्टी ले लें, बॉस मेडिकल लगा दूंगा, मैं नहीं पढ़ा पाता तो मुझे खराब लगता है, मैं नहीं जाना चाहता वहां, इस तरह की चीजें होती हैं, सो आई अवॉइड। समबडी हु कम्स इनटू हिज शेल, वहां पहले भी सारे पेनफुल स्टेटस में वो, ही कम्स इनटू अ शेल। शेल व्हाट काइंड ऑफ शेल? नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें गलत हैं, पार्टीज में जो हो रहा है वो गलत है, मैं नहीं करना चाहता, आई अवॉइड। मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इट्स वेरी बैड। समबडी हु हैज एन एलिमेंट ऑफ आइडियलिज्म, दवा क्या होगी? हाँ, पौष्टिकम। अब कॉस्टिकम में उल्टा देखो तो एक्सर्शन से एग्रावेट है, कालीज में देखोगे तो ओवर सेंसिटिव होते हैं, फियरफुल होते हैं, मगर सारे कालीज में कॉस्टिकम का जो ओवर सेंसिटिवनेस है वो स्पेसिफिकली मोर फाइन डेफिनेशन में जाओगे तो सिंपैथेटिक है। अदर कालीज फियरफुल है बट सिंपैथेटिक शायद नहीं है, वो हॉरिबल थिंग्स देख करके डरते हैं, मगर ये दूसरों का पेन देख के भी डरता है, इसको ये नहीं जानता। कैन यू इमेजिन कि कोई अपने कान में उंगली लगा ले क्योंकि अंदर से बीवी चीख रही, सुना नहीं जा रहा। अगर ये केयर वरीज होता, उसे क्या हो रहा है, उसे कुछ हो तो नहीं गया, तो केयर वरीज का सिंपैथेटिक ऐसा होता है। ये सिंपैथेटिक के साथ में ही कैन नॉट बियर पेन। आपको फाइन डिफरेंशिएशन, और उससे पहले कितने भी फाइन डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आइडियलिज्म ले रहे हो, उसमें गलती हो सकती है, मगर इसमें गलती नहीं हो सकती कि थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट पहला रूब्रिक है, मेंटल एक्सर्शन दूसरा रूब्रिक है, फिर तीसरे पे आता है सिंपैथेटिक, फिर चौथे नंबर पे लेते हैं आइडियलिज्म। तो मोस्ट से सॉलिड थिंग्स टू बी entertained first, then उससे कम, फिर उससे कम, and then define the rest. That is how इसमें गया है। फॉलो पाएगा मैं जरूर सुना। किसी को कुछ बोलना है इसमें? बहुत से फर्स्ट वाला जो मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट, एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट कैसे कहेंगे, मतलब इस केस में क्यों लिया गया है? बॉस इस केस के अलावा भी जैसे कहाँ, इसमें तो दिख रहा है साफ साफ, हाँ, बाकी अलग हम कहाँ पे ले सकते हैं रूप पे? मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट, इस रूब्रिक को अगर खोलोगे
तुम्हें नंबर जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड की रेमेडीज हैं उसमें देखो, तुमने स्कूल गर्ल्स का हेडेक सुना है एक मेडिसिन में? जी वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं? नेट्रम कैलकेरिया। तुम्हें पता है इनमें भी फर्क है। नेट्रम कैलकेरिया फॉस अब इसमें मेंटल एक्सर्शन में दिया गया है, मगर पढ़ने की कोशिश करें। अभी मैंने एक केस में प्रिस्क्राइब किया है एक लड़की के, जो कि बहुत पुअर फैमिली से है, फादर नहीं है, मदर है। ऑब्वियसली मदर इज अ विडो, शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ फैमिली। उसका सीन ये है कि वो 10th पढ़ चुकी है, 12th कर चुकी है, ग्रेजुएशन के लिए उसके घर में पैसे नहीं है, बहुत ही जबरदस्त क्राइसिस है। तो वो क्या करती है, एसएससी की तैयारी कर रही है, उसके पास कोचिंग करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो वो उसको एक मोबाइल मिला है, गवर्नमेंट जो देती है, वो उसको ले करके 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बैठ के जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं उनको करती रहती है। शी नेवर लाइक्स बोरोइंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। और सीन ये हुआ कि वो पढ़ती थी और उसको चक्कर आने शुरू हुए और वो कुछ सेकंड के लिए जबरदस्त वर्टिगो के साथ फेंट होने लगी। केस मेरे पास मुझे मिला देखने को, उन्हें मैं किस तरीके से जानता हूँ। तो जब मुझे केस मिला तो पहली चीज मुझे क्या मिली कि जब उसने कहा कि जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये होता है। घर वालों ने कह दिया पढ़ो मत, आई टेस्ट कराया गया, नॉर्मल है, आई टेस्ट नॉर्मल है, दैट मीन्स एकोमोडेशन नॉर्मल है। अब यहाँ से तुम्हारा आंसर आता है। मैं एक एग्जाम्पल ताजा याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो अब इसको मैं प्रिस्क्राइब करूंगा तो कैसे करूंगा? एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो क्लियर है वो ये है कि जब वो पढ़ने की कोशिश करती हो, अच्छा वो मेरे रिलेशन में आती, घर आई थी मेरे, मैं बैठा, मैंने कहा चल बेटा कैरम खेल। संडे का दिन था, मैं मेरा बेटा और वो बैठे। तो कैरम में क्या है कि आप रखोगे स्ट्राइकर, अलाइनमेंट पे लोगे, मारोगे। तो 2 चालें चली होंगी, तीसरी में वो उसने ऐसे किया कि नहीं खेल पाएंगे। द मोमेंट शी सेड दिस, मेरा काम और आसान हो गया। अब ये क्या है, तुम्हें एक्यूरेसी लेने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है। दैट कॉन्सेंट्रेट करना इज अगेन एन एक्सर्शन। मेंटल जितनी भी आपकी एबिलिटीज हैं उनको एक दिशा में फोकस करना, दैट इज मेंटल एक्सर्शन। यू अंडरस्टैंड? और मेंटल एक्सर्शन इस चीज को कहा जाएगा जब आप अपने आप को पूरी तरह झोंक रहे हैं किसी चीज में और उसमें बॉडी बेयर नहीं कर पा रही। ये मेंटल एक्सर्शन आपकी जॉब में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, इवन आप किसी वक्त अपनी व्हाट टू से, यही मोटा मोटा एग्जांपल है, और भी है पर मैं उसको डाल के इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। ये मेंटल एक्सर्शन में आएगा। तो चूंकि कैलकेरिया फॉस जो है वो मसल्स में भी है और इन जनरल स्टैमिना लैक ऑफ में इन जनरल, तो वो मेंटल एक्सर्शन में भी एग्रेवेशन में है, फिजिकल में भी है। सेम अप्लाइज टू नेट्रम्यूर, अर्जेंटम मेट, परफॉर्मेंस मेट, मसल्स टेंडेंस, वहां पर प्रॉब्लम है तो इसमें और भी रेमेडीज है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में कौन सी वीकनेस होती है? एनीबॉडी रिमेंबर? वाइटल फ्लूइड्स। वाइटल फ्लूइड लॉस ऑफ तो सारे एसिड में है, मतलब वाइटल स्पाइनल बॉस, हाँ स्पाइनल वीकनेस, स्पाइनल वीकनेस। और ट्रायो वीकनेस याद है, एग्जाम में पूछते हैं। चलो छोड़, जनरल वीकनेस के लिए है एक्सट्रीम वीकनेस लैक ऑफ रिएक्शन में मेंटल एज वेल एज फिजिकल, पिक्रिक एसिड। फिर इमोशनल वीकनेस के लिए फॉस्फोरिक एसिड। आई होप याद आना शुरू हो गया होगा बाकी जब एसिड पढ़ेंगे। तो ये मेंटल एक्सर्शन है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? बॉस मतलब यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर मेंटली बहुत ज्यादा एक्सर्शन होने के बाद बॉडी में कोई एलिमेंट आए तो जब हम इस रूब्रिक को ले एलिमेंट आए या एग्रेवेट हो, एलिमेंट आए इज अ डिफरेंट थिंग और एग्रेवेट हो इज अ डिफरेंट थिंग। जी बॉस। और अब जैसे मैंने ये केस अभी पढ़ा, तुम इसमें एक चीज देखोगे कि ओवरऑल एक
जनरल बेसिक ट्रेट है ओवर सेंसिटिविटी। ये आदमी पैदाइशी सेंसिटिव तो रहा ही है, उस सेंसिटिविटी को कुछ स्पेसिफिक स्टिमुलस ने इस तरह रिफ्लेक्ट करा बॉडी में पैथोलॉजी के तौर पे कि वो कॉस्टिकम हो गया, कॉस्टिकम की तरह रिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है, ऐसे ही करके जब अब मैं जेल्सिमियम आज नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। जब आप जेल्सिमियम पढ़ोगे तो डॉक्टर कैंड ने एक लाइन लिखी है, डॉक्टर कैंड ने एक लाइन लिखी है, मैं वो दिखा करके ही जाऊं। ये है स्लाइड और ये है डॉक्टर कैंड का वर्जन। Gelsemium has been used mostly in acute troubles. ठीक है, Gelsemium has been used mostly in acute troubles. Gelsemium पढ़ने वाले थे। In lingering acute troubles, यानी जो खिंच रही हैं मगर acute हैं, and in those resembling the chronic, या ऐसी acute disease जो chronic को resemble कर रही है मगर वो बहुत deep seated नहीं है, it is very useful. मगर क्रॉनिक मायाजम में इट इज नॉट द रेमेडी। इस लाइन का मतलब जिसने मुझे बता दिया बता देगा। मीन्स मोस्ट चेंजेस आर फंक्शनल इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर वेरी लेस कॉमन इन जेल्सिमियम। इस चीज का इससे संबंध है जो मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, अभी इतने भी खत्म करते हैं। इन दो केसेस के बारे में बात हुई और जेल्सिमियम इज अ स्टेट रेमेडी ये कहा जाता है। हालांकि मैंने अभी तक जेल्सिमियम जो मैं याद करता हूँ अपनी क्लिनिक पे प्रिस्क्रिप्शंस में, समर सीजन में बहुत आते हैं स्टेट के नाम पे, और शायद इसको भी केंट सर ने लिखा है कि जो चीज समर्स में जेल्सिमियम है वही विंटर्स में एकोनाइट, ऐसा वो लिखते हैं। सनस्ट्रोक के लिए आप पढ़ते हैं ना इसको, मगर मैनिफेस्टेशंस में 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जो अगर आपको पता है तो जेल्सिमियम आपसे मिस नहीं होगी कभी। और मुझे एक केस याद है अपना जो पैरालिसिस का था, जो जेल्सिमियम से निकला था, और उसको हम एक्यूट तो नहीं, ये वही चीज है जो ये कहना चाह रहे हैं। लो मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, अभी इतने भी फिनिश करता हूँ। मुझे लगता है जो मैं जेल्सिमियम पढ़ाऊंगा उसमें 12 बजे, मुझे लगता है 50 मिनट बहुत है, फिर कुछ करेंगे। अच्छा, मेरा प्लान है शायद जो कैंसिल नहीं होगा कि मैं मुरादाबाद आऊँगा, और अगर सब सही रहा तो हम लोग संडे को लास्ट में देखते हैं, कुछ करेंगे होपफुली। चलो ठीक है, कोई सवाल किसी का? बहुत जो शुरुआत में रुब्रिक था जनरल वीकनेस पैरालिसिस, तो वो वीकनेस में सेंसेशन पैरालिसिस जैसी है तो ही तो वो लेंगे वो रुब्रिक, या कैसे उठाएं? ये जो औरत का मैंने केस बताया ना फीवर वाला, ये मेरे पास लास्ट टाइम आई थी दिसंबर में, और उस टाइम इसके केस में रेमेडी जेल्सिमियम ही आई, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और उस समय ये आई थी तो ये ऐसे नहीं बैठी हुई, ये ऐसे ऐसे, मतलब सीधा नहीं बैठ सकती थी। तो अगर हम उसको एज ए कीनोट में लेके चले तो वीकनेस स्लाइड्स इन द चेयर काइंड ऑफ, मगर कभी भी ना स्लाइड इन द चेयर मत लो। इससे ये समझो स्लाइड इन द चेयर मतलब क्या इंटेंसिटी बयान कर रहा है ऑथर। तो ये जो वीकनेस है ना कि व्हेन यू आर अनेबल टू पुट योरसेल्फ एट अ प्लेस एज यू वांट और एज यू शुड, जैसा तुम अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो, या समाज में जैसे खुद को रखना चाहिए डॉक्टर की क्लिनिक पे, आप उतना भी नहीं रख पा रहे हैं, आप गिरे पड़ रहे हैं। ये और हाथ मतलब लेटे हैं। घर पे इनका सीन ये था कि ये सो रही हैं, लेटी पड़ी हैं, उठ नहीं रही हैं, मुंह बहुत सूख रहा है। मैंने सोचा मुंह बहुत सूख रहा है, ये उठ बैठ नहीं पा रही है, शी इज स्लीपिंग अ लॉट, और यहाँ ये ऐसे। सबसे पहला नक्स मॉस्ट्रेटा जेल्सिमियम कंफर्म किया, थर्स्टी या थर्स्टलेस, ऊपर आ गई जेल्सिमियम, फिर कॉजेशंस पे गए और जेल्सिमियम आ गई थी उस टाइम पे। फिलहाल तो पैरालिटिक वीकनेस मतलब आप पैरालिसिस नहीं है, मगर वीकनेस की वो हाइट है
जो आप वीकनेस का जो इंप्रेशन आपके दिमाग में बनता है सिर्फ उतना नहीं है, बहुत 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 ज्यादा। यू आर अनएबल टू मूव। जो स्थिति लोगों की चिकनगुनिया के बाद, या अभी आ रहा है ना डेंगू, अगले 1 महीने में आना शुरू हो जाएगा, अखबार में छपेगा, तो आपको मिलेंगे ऐसे कई केसेस जो इस कदर वीकनेस में मिलेंगे, हो सकता है। और अगर फीवर, टाइफाइड या लो ग्रेड फीवर और इस तरह की स्थिति मिले तो ये रूब्रिक्स स्टेट के नाम पे बहुत काम है, स्टेट प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत काम है। और जैसे भी हम डॉक्टर विदौलकर ने कहा है कहते हैं कि स्पाइन के ऐसे चेंजेस या जो प्रोग्रेसिव पैथोलॉजीज, उनका कहना है पार्किंसन, वो पार्किंसन को बोलते हैं इसके लिए। पार्किंसन के केसेस में जहां पर कोई पैथोलॉजी नहीं होती और एक्सेसिव ट्रैम्बलिंग एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, वहां जेल्सिमियम बहुत बार स्टेट को क्लियर करने में काम आती है, प्रोवाइडेड सिम्टम्स कॉरस्पॉन्ड, क्योंकि वो एक स्टेट होती है, ना कि कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी, जिसे विजयकर सर सिप्लेटिक कहते थे कि उसके बाद सोरिक देनी हो, बिल्कुल वैसे। तो जेल्सिमियम का आप ये मत समझिए कि सिर्फ फीवर में जाता है। ऐसी स्थितियां जो बहुत गूढ़ हैं मगर फिजियोलॉजिकल है, वहां भी जाती है, और यही डॉक्टर केन ने लिखा है जो मैंने अभी बता दिया, पूछा था पर बता दिया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? चलेंगे, चलो ठीक, बाय, गुड नाइट। थैंक यू बॉस, नमस्ते बॉस। थैंक यू बॉस, नमस्ते बॉस।